Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 22 IIT JEE Questions Part C. ये वीडियो पिछले दो वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसके अंदर हम IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चंस पर वीडियो कर रहे हैं आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस। तो मतलब पिछले दो वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। JEE 2012 का क्वेश्चन है, two large vertical and parallel metal plates having a separation of 1 cm are connected to a DC voltage source of potential difference x। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और वो एक DC वोल्टेज सोर्स से अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं और उन पर पोटेंशियल डिफरेंस x है। इसका मतलब कैपेसिटर पर भी x आएगा। अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स। इट इज फाउंड टू मूव at 45 degree to the vertical just after release, then x is nearly। ठीक है, तो देखो अगर हम एक प्रोटॉन को छोड़ें एकदम बीच में, एक दोनों प्लेट के एकदम बीच में से, तो हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो 45 डिग्री एंगल पर लग रहा है, क्योंकि वो 45 डिग्री एंगल पर जलता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि x यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है। तो देखो हमारे पास ये दो वर्टिकल प्लेट्स हैं और जो कि लार्ज है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया ये मतलब, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता रखा है V इज टू एक्स है। ठीक है, x दिया हुआ ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम एक प्रोटॉन को यहाँ मिडवे छोड़ते हैं तो वो 45 डिग्री एंगल पर जाता है। ठीक है, वर्टिकल से 45 डिग्री पर। तो ये पहली बात मुझे ये बताओ कि ये वर्टिकल क्यों जा रहा है। भाई देखो हमें पता है, देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, अगर मैं इसे पॉजिटिव माने इसे नेगेटिव माने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पर फोर्स इधर लगना चाहिए ना। तो ये इधर कोने में क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ वेट लग रहा है ना, mg। तो ये mg और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Q इंटू ई, इन दोनों का रिजल्टेंट है जो कि ये 45 डिग्री पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर रख दूं, मतलब ये है QE और ये है mg। ठीक है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा नेट फोर्स और ये एंगल 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, अगर हम tan 45 लगाएं, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब mg बाय QE इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से tan 45 हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ से आया mg इज इक्वल्स टू q इंटू ई। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, आपको ये सॉल्व करना है। इसके अंदर हमें बताना है x कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखो हमें पता है E डॉट डी इज इक्वल्स टू v, या फिर यहाँ पर x है, तो E की जगह मैं लिख सकता हूँ x बाई डी, और ये d कितना है, ये सेपरेशन। ठीक है, ये सेपरेशन कितना है d। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ mg इज इक्वल्स टू q इंटू एक्स बाई डी। यहाँ से मैं सीधा इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू mg/d डिवाइडेड बाय q। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा x। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। g की वैल्यू सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं। d कितना है, d हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, मतलब 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय q। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, ये लगभग आएगी 1.043 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये माइनस 19 जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 19 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो x कितना हो गया, ये लगभग 1 ही है, इसे हम 1 ले लेते हैं, इंटू पावर्स देखो कितनी होगी, माइनस 27 प्लस 19 तो माइनस 8 और इन दोनों का माइनस 1, तो मतलब माइनस 9, तो 10 टू द पावर माइनस 9। x लगभग आएगा 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये जेई 2012 का क्वेश्चन है। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विथ सेंटर एट द ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी. The variation of the magnitude of the electric field ER and the electric potential VR with distance r from the center is best represented by which graph. तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है रेडियस r का और उसका सेंटर ओरिजिन पर है और वो एक पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर. हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है r के साथ, और यहाँ पर r सेंटर से डिस्टेंस है. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को. हमारे पास ये ऑप्शन है. तो देखो जेई में जब ये क्वेश्चन आया था तो ये ऐसे कलरिंग नहीं थे, बस वाइट पेपर पे ब्लैक मार्किंग सी थी. तो आपको इंटरप्रेट करना था कि ये ग्राफ कैसे दिया हुआ है. मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है. तो देखो आपको कैसे देखना था कि ई आर का कौन सा ग्राफ है, मतलब ये कौन सा कर्व है, और वी आर के लिए कौन सा कर्व है. तो उसके लिए आप ये मार्किंग देखो, वर्टिकल लाइंस के ऊपर मार्किंग्स है. तो अगर यहाँ ये मार्किंग है इसका मतलब है कि ये जो वाली लाइन है ना ये पोटेंशियल के लिए है और ये जो कर्व है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है. सब में ऐसा ही है. ठीक है, तो 4 ऑप्शन ये थे. तो देखो क्वेश्चन करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप. हमारे पास एक शेल है, ठीक है, और इस पर हमने कुछ एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है. ठीक है, तो हमारे पास देखो 2 रीजन है, 2 रीजन्स हैं. एक तो है r लेस देन r इनसाइड और एक है r ग्रेटर देन इक्वल्स टू r या आउटसाइड. ठीक है, 2 रीजन है हमारे पास. इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमें निकालनी हो तो ये ओरिजिन है वैसे बाय द वे, ये रेडियस है r. तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस केस के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम हमेशा एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और गॉस लॉ लगाते हैं. तो देखो बाय सिमेट्री में डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ a इंटू 4 पाई r स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस r है तो, ठीक है, इस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. और हमें पता है क्यू एनक्लोज्ड कितना है 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0. ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. अब बात करते हैं पोटेंशियल की. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट है, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, अभी हम ये नहीं लेते कितना है, लेकिन ये है कांस्टेंट. मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को लेके जाऊँ तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या फिर पोटेंशियल कांस्टेंट है. ओके, लेकिन ये कितना है, जितना सरफेस पे होता है ना. ये आपको पता होगा, हमने ये किया था कि अंदर पोटेंशियल उतना ही क्यों होता है जितना सरफेस पे होता है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहती है रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, तो हमें ये दूसरा पता है कि पोटेंशियल कितना आएगा, कांस्टेंट है, और वो कितनी वैल्यू उसकी k. इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू बाय r. ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू आई. ओके, कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू आई और उसकी वैल्यू इतनी है. ठीक है, चलिए अब सेकंड केस, जब आउटसाइड है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम एक बाहर गॉसियन सरफेस लेंगे. तो इस केस के लिए हम एक गॉसियन सरफेस ये लेंगे और सेंटर से डिस्टेंस है r. ठीक है, तो देखो अब इस केस में e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर तो यही आएगा गॉस लॉ से. क्यू एनक्लोज्ड कितना आएगा, देखो अब क्यू एनक्लोज्ड 0 नहीं है, अब सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. या फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2. ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारा. सेकंड, पोटेंशियल कितना है. तो देखो पोटेंशियल के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, E डॉट डी आर कर दो, E डॉट डी आर, ये हो गया पोटेंशियल. ठीक है, तो V कितना आएगा, E डॉट डी आर करो आप, तो यहाँ से पोटेंशियल आएगा सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r. माइनस माइनस कट गया. ठीक है, यहाँ पर ये माइनस होता है, ये माइनस माइनस कट गया. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल
चेंज होता है आर की पावर -1 के साथ। ओके, तो देखो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रही है, और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और बाहर ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखो यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बाहर ऐसे आर के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो सकता है, बस अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। बी के अंदर देखो इनसाइड अभी कुछ कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये ऑप्शन गलत है, हमें पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सी, इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और डी करेक्ट हो सकता है। अब हमें ए और डी के अंदर बताना है। ठीक है, सी भी रिजेक्ट कर दो। तो ए और डी के अंदर अब हम किसको, देखो ए और डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व तो सेम है, अब पोटेंशियल का कर्व देखना है हमें पता है इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो देखो ए ऑप्शन के अंदर पोटेंशियल चेंज हो रहा है लीनियरली, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है इनसाइड, इस वैल्यू तक पोटेंशियल कांस्टेंट है ये वैल्यू के साथ। हाँ, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कराने के चक्कर में इतना टाइम लग गया, नहीं तो ये हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाता है। आप वैसे भी कर सकते हो, देखो डायरेक्ट अगर आप देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है हमें पता है 0, आउटसाइड कितनी आएगी KQ/R², अगर टोटल चार्ज Q है तो, और हमें पोटेंशियल पता अंदर होता है KQ/R, ये सब मैंने कराया हुआ है, और बाहर पोटेंशियल होता है KQ/R। तो अगर देखो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है, आप 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये JEE 2013 का क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर देयर आर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। हमारे पास ये C1 और C2 दो कैपेसिटर्स है जिन पे कैपेसिटेंस सेम है C। द स्विच S1 इज प्रेस्ड फर्स्ट टू फुली चार्ज द कैपेसिटर C1 एंड देन रिलीज्ड। इस स्विच को पहले क्लोज किया गया, यहाँ पर ये बैटरीज हैं। ठीक है, S1 को क्लोज किया और उसके बाद रिलीज कर दिया, कितने टाइम बाद, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। द स्विच S2 इज देन प्रेस्ड टू चार्ज द कैपेसिटर C2। अब S2 को दबा दिया, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए, यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया, C1 और C2 कनेक्टेड है तो C2 चार्ज होगा। अब जब ये चार्ज हो गया फिर S2 को हटा दिया, S2 को खोल दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम S2 इज रिलीज्ड एंड S3 इज प्रेस्ड। अब S3 को प्रेस कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम फिर हमें अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2V0, द चार्ज ऑफ द अपर प्लेट ऑफ C1 is CV0, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 is 0 एंड द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 is -CV0। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसा सर्किट है, पहले हम इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम इसे क्लोज किए, अब C1 चार्ज हो गया। जब C1 चार्ज हो गया तो इसे हमने वापस खोला, स्टेप 2, और स्टेप 2 के अंदर ही हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो C1 और C2 कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ S3 ओपन है, तो C1 और C2 आपस में कनेक्टेड है, तो अब अंदर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब अंदर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक स्टेडी स्टेट आ गई, फिर हम S2 को खोल देंगे स्टेज 3, और स्टेज 3 में हम S3 को नीचे कर देंगे। ठीक है, अब देखो C2 पे कुछ चार्ज था और अब उसको इस बैटरी से इस तरह से कनेक्टेड कर दिया है, उसे कनेक्ट कर दिया है, तो अब फाइनली चार्ज कितना आएगा C2 पर और C1 पर। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर जब मैंने ये S1 दबाया तो C1 पे चार्ज कितना आएगा, देखो C1 पे चार्ज आएगा Q1, अगर मैं बोलूँ ये आएगा C1 × 2V0 या फिर CV0 और इसका ट्वाइस, क्योंकि C1 का कैपेसिटेंस है C। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि Q1 आएगा इनिशियली स्टेट 1 में, इसके लिए हम कुछ 1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इनिशियली 1 पर चार्ज आया Q1 और ये 1 फर्स्ट स्टेप के बाद 2 × CV0। अब देखो अब हमने क्या किया, इस पे 2 CV0 आ गया, अब हमने S2 दबा दिया और S1 को ओपन कर दिया, तो मतलब अब ये सर्किट बन गया, तो चार्ज कुछ फ्लो करेगा इस तरीके से, है ना। अब देखो चार्ज कुछ फ्लो करा, कुछ भी फ्लो करे, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, पैरेलल कनेक्टेड है।
ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज आएगा Q2 और इस पे चार्ज आएगा Q3। ठीक है, तो इसको Q1 ही रहने दो। तो देखो हमें पता है Q2 बाय C1 इज इक्वल्स टू Q3 बाय C2, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, ओके, और हमें पता है C1 और C2 दोनों बराबर हैं, तो Q2 बाय C इज इक्वल्स टू Q3 बाय C। इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 इज इक्वल्स टू Q3। तो इस स्टेप के बाद, सेकेंड स्टेप के बाद C1 पर और C2 पर सेम चार्ज आएगा, लेकिन ये कितना आएगा? देखो इनिशियल चार्ज था 2CV0, तो कुल मिला के चार्ज तो अभी भी इतना ही रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 2CV0, और हमें पता है Q2 प्लस और Q3 इक्वल है, तो 2Q2 इज इक्वल्स टू 2CV0, या फिर Q2 इज इक्वल्स टू CV0 इज इक्वल्स टू Q3। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स पर चार्ज आ गया CV0। अब देखो Q2 कितना आएगा? CV0। तो जब हमने चार्ज किया, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो Q1 आएगा उसमें यहाँ पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और ये 0 0 था। बाद में यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो करेगा जब हमने 2 को क्लोज किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और अभी जस्ट हमने निकाला Q3 कितना आएगा? CV0। ओके, CV0। तो Q3 पर देखो, अब मैं जो बचा हुआ स्टेट है वो बताऊं। ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये है C2। अभी इस स्टेट पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस पर है CV0 चार्ज, और ये जो बैटरी है ये है V0 वोल्ट की। ठीक है, तो अभी कंडीशन ये है। अब हम क्या करेंगे? देखो उसको ओपन कर दिया, यहाँ पर जो था इसको ओपन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस हमें इतना देखना है। अब हमने इसको क्लोज कर दिया, तो देखो इसको क्लोज करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर चार्ज कुछ फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये प्लेट अभी नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे। ठीक है, या फिर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन्स पे बैटरी से चार्ज लग रहा है ऐसे, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर और फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अब चार्ज फ्लो करेगा, मतलब पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव पे आएगा और नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव पे जाएगा। कुछ भी चार्ज कैसे भी फ्लो करे, लेकिन हमें पता है फाइनली इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V0। ठीक है, और ये वाली होगी नेगेटिव और ये वाली होगी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली जब ये स्टेडी स्टेट आएगी इसके अंदर, तो ये कैपेसिटर कैसा हो जाएगा? ऐसा। हमें पता है पोटेंशियल इस पे V0 आएगा, तो चार्ज कितना आएगा? CV0, और हमें ये पता है कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, तो फाइनल कंडीशन बनेगी ये है C2, और C1 पे फाइनली चार्ज होगा ये Q2। ठीक है, तो C1 पे कितना चार्ज आएगा? ये Q2 कितना था? CV0, और ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन, द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2V0, गलत है। अच्छा, यहाँ पर C भी था। ठीक है, यहाँ पर C भी था, मैंने गलती से लिख दिया 2CV0, तो 2CV0 नहीं है, CV0 है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज 0, ये गलत है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज -CV0, हाँ जस्ट अभी हमने निकाला, ऊपर वाली पर -CV0 है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये JEE 2013 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 2 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज +ρ and -ρ respectively are placed such that they partially overlap as shown in the figure at all points in the overlapping region। देखो हमारे पास दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है ऑफ रेडियाई R1 and R2। ठीक है, R1 और R2 का उनका रेडियस है, और उन पर यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज है +ρ और -ρ। ठीक है, इनके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बना देता हूँ येलो कलर के, और इसके अंदर है ये ऐसे, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, और ये इस तरीके से रखे हुए हैं कि ये इस रीजन को ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो शेडेड रीजन है इसको ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो
तो अंदर जितना भी स्पेस है वो इस वाले 1 वाले स्फीयर के अंदर भी आता है, येलो वाले के अंदर, और ये ऑरेंज वाले स्फीयर के अंदर भी आ रहा है। तो देखो हमें बताना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो है। फिर ऑप्शन बी है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ऑप्शन सी है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। और डी है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज सम डायरेक्शन। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को समझे कैसा है। ये जो ओवरलैप रीजन है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये लेफ्ट वाले स्फीयर की वजह से भी आएगी, येलो वाले स्फीयर की वजह से, और ये राइट वाले स्फीयर की वजह से भी आएगी, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रीजन के अंदर, ठीक है। तो देखो हम दो स्फीयर्स बनाते हैं। तो देखो ये है प्लस रो और ये है माइनस रो। देखो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, ये सेंटर है। ओके, तो हम देखो यहाँ से कुछ एक R1 डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो R1 डिस्टेंस पे जाकर इधर कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड कितना है, रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखो E1 डॉट ds इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगेन आपको पता होगा गॉस लॉ से हम ये इस तरह से लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि E इंटू ds का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और R1 स्क्वायर से ये R क्यूब, यहाँ से R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट के 1 बचेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, ये आएगी रो R1 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब R1 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम इंटू R1 यूनिट वेक्टर कर देते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ रो R1 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगी, ठीक है ना। और R1 वेक्टर ये वाला वेक्टर है इस डायरेक्शन में, मतलब ये वेक्टर। अब देखो, अब इसे हम E1 बोल देते हैं, ठीक है, ये E1 है। E2 कितना होगा, E2 देखो सेम चीज़ करो जो हमने लेफ्ट स्फीयर के लिए की, वो आप राइट के लिए करो। अब आप गॉसियन सरफेस ये लोगे, ठीक है, और सपोज ये है R2 वेक्टर, ठीक है, मतलब ये ऐसा रीजन है ना। तो यहाँ से आप इसके लिए निकाल रहे हो माइनस रो के लिए, तो इस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, ये वाला पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को लूँ और ये R2 है और ये वेक्टर मैंने बना दिया R2 वेक्टर, तो बिल्कुल जैसे अभी यहाँ किया ना, बस यहाँ रो की जगह माइनस रो डाल दो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से कितना आएगा, माइनस रो इंटू R2 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो E2 कितना आया, माइनस रो R2 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट कितना आएगा, रो R1 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R2 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ, ये आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो देखो अगर हमारे पास दो ऐसे स्फीयर हैं जो एक वॉल्यूम एक रीजन को ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, अगर ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आती है। अगर ये प्लस रो है और ये माइनस रो है, तो E आता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, R1 वेक्टर ये वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देखो अगर मुझे R1 माइनस R2 निकालना है तो R2 को नेगेटिव करो और इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसा एक बनाऊं, अगर मैं एक ऐसी फिगर बनाऊं, ये है R1, ये है R2 और ये कुछ सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए कुछ एक वेक्टर मैं बना देता हूँ D वेक्टर, डायमीटर का वेक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R1 वेक्टर, तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना हुआ? D वेक्टर। और D वेक्टर क्या है? इन दोनों सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो वेक्टर आएगा ये है D वेक्टर। तो देखो D वेक्टर यहाँ पर फिक्स्ड है ना। D वेक्टर भाई दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है और ये जो डायरेक्शन नेगेटिव, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वेक्टर है D वेक्टर। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है, फिक्स्ड है एकदम। ओके, तो ये अगर मैं पॉइंट इधर लूँ या पॉइंट मैं इधर लूँ या पॉइंट मैं इधर लूँ, सबके लिए D वेक्टर ऐसा सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ नेट, तो ये कितना आ रहा है? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वेक्टर। मतलब क्या है? एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन भी एकदम यूनिक है ऐसी। ठीक है, मतलब एकदम प्रॉपर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो देखो ऑप्शन क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। देखो पोटेंशियल कांस्टेंट कब होता है? हमने इतनी बार अभी क्वेश्चंस करे, पोटेंशियल कांस्टेंट तभी होता है जब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो अगर ए ऑप्शन गलत है तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। हाँ बिल्कुल सही है ना। कितना है ये? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये है R1 माइनस R2, या फिर अगर मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को मैं D वेक्टर ले लूँ, सॉरी कैपिटल D, तो ये आया D वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है क्योंकि, और डायरेक्शन भी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन, ये भी सही है ना, D वेक्टर के लो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसी है? ऐसे, हर पॉइंट पे कहीं भी लूँ मैं। ठीक है, तो हमने ये मैथमेटिकली अभी जस्ट प्रूव भी किया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, सिंपल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये JEE 2014 का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between its plates that covers 1/3 of the area of its plate as shown in the figure। फिगर देखो ये है। ठीक है, तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का। ठीक है, और ये 1/3 एरिया कवर कर रहा है। तो अगर टोटल एरिया A है तो ये है A/3 एरिया। ठीक है, A/3। रिमेनिंग एरिया कितना बचा? ये है 2A/3, और दोनों के लिए डिस्टेंस D सेम है। ठीक है, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C while that of the portion with dielectric in between is C1। ये टोटल, इस पूरे का टोटल कैपेसिटेंस है C, लेकिन इस इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस है C1। ठीक है, when the capacitor is charged the plate area covered by the dielectric gets charged Q1 and the rest of the area gets Q2। यहाँ दिखा रखा है कि जब चार्ज कर दिया ऊपर चार्ज Q1 आया, नीचे चार्ज Q2 आया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज E1 एंड दैट इन द अदर पोर्शन इज E2। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, नीचे E2 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस इग्नोरिंग द एज इफेक्ट्स। देखो पहले ऑप्शन ए देखो, E1/E2 = 1 या E1/E2 = 1/K। पहले ही सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आप ना थोड़ा कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/K टाइम्स हो जाती है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम नहीं आएगी। नहीं, वो कौन सा केस होता है? जब हम डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भरते हैं,
ठीक है। इस केस के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर नहीं होती इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होती है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस वैल्यू के बाय के टाइम्स हो जाती है, ठीक है। ओके, लेकिन इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएंगी, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस डी सेम है। मतलब देखो ये मेटल प्लेट है, ठीक है, तो मेटल प्लेट पे जो पोटेंशियल हो तो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इन मेटल प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, सपोज v पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जो नीचे वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस भी v पोटेंशियल डिफरेंस है और ऊपर वाले के अक्रॉस भी v पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि v1 इज इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, ठीक है। v1 और v2 बराबर है, मतलब अगर हम ऊपर वाले कैपेसिटर को 1 बोले नीचे वाले को 2 बोले तो दोनों पे पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है, v क्या होता है e इंटू डी, अगर ये d है तो ये होगा e1 इंटू डी और ये होगा e2 इंटू डी, क्योंकि d दोनों के लिए सेम है। d से d कैंसिल, यहाँ से आया e1 बाय e2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर पैरेलल में लगाया डाइलेक्ट्रिक तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, लेकिन जब सीरीज में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं आती। ओके, चलिए बाकी के दो ऑप्शन देखते हैं, Q1 बाई Q2 कितना होगा और C बाई C1 कितना होगा। तो देखो जैसे कि आपको पता होगा, मैंने बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए कैपेसिटर के अंदर तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कोई कैपेसिटर है ऐसा और डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाला गया है, मान लो ऐसे अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये डिस्टेंस को अपन डी डैश बोलते हैं और ये जो डिस्टेंस है खाली वाली इसको हम बोलते हैं डी डबल डैश। एरिया दोनों पे सेम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक पे भी एरिया ए रहेगा, इस प्लेट का एरिया भी ए है। तो देखो जैसे कि आपको याद होगा हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हम दो कैपेसिटर ले लेते हैं जो कि सीरीज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है यहाँ पर डिस्टेंस है डी डबल डैश, एरिया ए और एयर है यहाँ पर, या फिर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरिया ए सेम है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के है तो मतलब के एप्सिलॉन नॉट की तरह लिख देते हैं और ये है डिस्टेंस डी डैश, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश और ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश, यहाँ डी डबल डैश था, और सीरीज में जैसे आप निकाल लो, ठीक है। तो अगर ऐसे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो हम दो कैपेसिटर ऐसे बना लेंगे, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक डाला ऐसे, अगर हमें डाइलेक्ट्रिक ऐसे सेम डिस्टेंस के लिए डाला ऐसे, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ओके। तो इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज ये एरिया है ए डैश और ये एरिया है ए डबल डैश और ये डिस्टेंस डी दोनों के लिए सेम है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को डिवाइड करेंगे दो कैपेसिटर्स में जो पैरेलली कनेक्टेड है ऐसे, ओके। ऊपर वाला कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर ये के है तो एरिया होगा ए डैश, डिस्टेंस टी और के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होगा ए डबल डैश, डिस्टेंस टी और एप्सिलॉन नॉट। और जैसे पैरेलल में सॉल्व करते हैं आप कर लो, ठीक है। एक फाइनल बता देता हूँ, देखो कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक डाला गया है ऐसे, ओके, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है डी डैश और ये जो एरिया है ये है ए डैश, इसको हम ए डबल डैश ले लेते हैं और ये जो खाली डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं डी डबल डैश। तो देखो यहाँ पर अब तीन कैपेसिटर बनेंगे, एक तो ये बॉटम वाला, एक ये डाइलेक्ट्रिक वाला और एक ये आधा खाली वाला। और ये कैसे बनेंगे, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है और नीचे वाला उन दोनों के पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस एरिया है ए डैश, इधर भी ए डैश और एरिया इस पे है ए डबल डैश, डिस्टेंस है डी डबल डैश और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डिस्टेंस है डी डैश और ये है ए के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिस्टेंस है डी डैश, सॉरी यहाँ पर डिस्टेंस है डी डैश प्लस डी डबल डैश और यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे।
ओके, तो देखो हमारे पास कैसा केस है कि कैपेसिटर के ऊपर भर दिया गया है। ओके, इतना एरिया A/3, A/3 एरिया कवर्ड है। ठीक है, डिस्टेंस D ले लेते हैं कैपेसिटेंस, और हमें पता है कि इसके अंदर ही डायरेक्ट्रिक K है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको हम दो कैपेसिटर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऊपर है एरिया A/3, नीचे है एरिया 2A/3, दोनों में डिस्टेंस D सेम है। ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक है तो K एप्सिलॉन नॉट और नीचे एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो अगर मैं इसे 1 बोलूँ और इसे 2 बोलूँ तो C1 कितना आएगा, C1 आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D या फिर A1 एप्सिलॉन 1 बाय D1। A1 है A/3, एप्सिलॉन 1 है K एप्सिलॉन नॉट और D1 है D। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K/3। C2 कितना होगा, C2 होगा A2 एप्सिलॉन 2 बाय D2 या फिर A2 कितना है 2A/3, एप्सिलॉन 2 एरिया तो एप्सिलॉन नॉट और ये है D, तो ये आया A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 2/3। तो देखो अगर मैं C1 और C2 में रिलेशन निकालूं तो एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट बाय D इसकी वैल्यू यहाँ ऊपर से अगर हम डालें तो देखो पहले हम C1 को लिखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा 3C1 बाय K। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं इधर डालूं तो C2 कितना आएगा, C2 आएगा 3C1 बाय K इंटू 2/3 या फिर 2C1 बाय K, ये आया C2। ओके, तो देखो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, नेट C नेट होगा C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। ओके, तो देखो C नेट हमें पता है कितना है, C1 की फॉर्म में निकालते हैं प्लस C2 कितना है 2C1 बाय K। तो यहाँ से C1 कितना आया, C1 आया K इंटू C डिवाइड बाई 2 प्लस K। ओके, तो हमें किसकी फॉर्म में निकालना था, C/C1, तो C/C1 कितना आएगा, देखो यहाँ से C डिवाइड बाई C1 आएगा 2 प्लस K/K। ओके, तो ये कैपेसिटेंस में ये रिलेशन है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। अब Q1/Q2 करते हैं। देखो ये फॉर्मूला देखो, ये वाला, यहाँ से हम कह सकते हैं कि C2/C1 इज इक्वल्स टू 2/K, है ना, C2/C1 इज इक्वल्स टू 2/K। और C2 क्या होता है, C2 को मैं लिख सकता हूँ Q2/V2 डिवाइड बाय Q1/V1 इज इक्वल्स टू 2/K। ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V हमें पता है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q2/V इंटू Q1/V, V से V कैंसिल और इट इज इक्वल्स टू 2/K, या फिर Q1/Q2 इज इक्वल्स टू K/2। ठीक है, तो क्या आंसर आया, नहीं ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, ओनली A और D सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ये JEE 2015 का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया S एंड प्लेट सेपरेशन D हैज कैपेसिटेंस C1 इन द एयर। ठीक है, when two dielectrics of different relative permittivities epsilon 1 equals to 2 epsilon 2 equals to 4 are introduced between the two plates as shown in the figure, the capacitance becomes C2, the ratio C1 C2। तो देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिन पर एरिया S है और प्लेट सेपरेशन D है और उसका कैपेसिटेंस है C1 जब एयर है अंदर। बाद में क्या हुआ, दो डायलेक्ट्रिक्स डाले गए और उनकी परमिटिविटीज दी हुई है हमें, और वो किस तरह से डाले गए इस फिगर के हिसाब से, यहाँ पर E1 है। ठीक है, तो देखो
ये कैपेसिटर है, यहाँ पर ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स इस तरीके से डाले गए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ इस और इस टर्मिनल के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है वो है C2, और इनिशियली जब एयर था तब था C1। तो हमें बताना है C1/C2 क्या आएगा, और ये ऑप्शन है। तो देखो C1 तो आसान है, C1 कितना होगा, A1 एप्सिलॉन 1/D1। ठीक है, तो C1 आएगा, एरिया S था, एप्सिलॉन 1 क्योंकि एयर था तो एप्सिलॉन नॉट, और D1 है D। तो ये तो आया आपका C1। अब देखो C2 निकालना है हमें, तो C2 क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने जस्ट अभी सिखाया था। इसको हम 3 अलग अलग कैपेसिटर्स में डिवाइड करेंगे, फिर उन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं उस पूरे कैपेसिटर को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और वो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको मैं नाम दे देता हूँ B, और इसको नाम दे देता हूँ C। तो A कौन सा है, A ये वाला कैपेसिटेंस है जो इतने पोर्शन में है, B ये वाला है, और ये नीचे वाला C है। ठीक है, तो देखो ऊपर एरिया कितना है S/2, यहाँ भी एरिया है S/2, और नीचे भी एरिया है S/2। डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में ये है D/2, और परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1। इसकी कितना है डिस्टेंस D/2, परमिटिविटी है एप्सिलॉन 2। यहाँ पर डिस्टेंस है D और परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1। तो देखो CA कितना होगा, A पर कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन/D होता है, तो S/2 एप्सिलॉन 1/D/2। ओके, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, S/D एप्सिलॉन 1 कितना है 2, तो CA कितना आया, CA इज इक्वल्स टू 2S/D। सिमिलरली B निकालो, CB एरिया है S/2, परमिटिविटी एप्सिलॉन 2, और डिस्टेंस है D/2। तो ये आएगा CB इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 कितना है 4 है ना, तो यहाँ से आया 4S/D। ओके, C देखो, C वाला कैपेसिटेंस एरिया है S/2, परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1, और डिस्टेंस है D। ठीक है, तो C कितना आया S/2, या ये 2 होगा तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये आएगा S/D। तो देखो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, A और B सीरीज में है, तो CAB कितना होगा, तो CAB कितना होगा, ये होगा CA इंटू CB डिवाइड बाय CA प्लस CB। ठीक है, CA कितना है 2S/D, तो 2/D इंटू S इंटू 4S/D डिवाइड बाय 2S/D प्लस 4S/D। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, तो ये होगा 8S² डिवाइड बाई D² इंटू, यहाँ से S/D कॉमन ले लो तो ये 6 हो जाएगा, तो 6S/D, D से D कैंसिल, S से S कैंसिल। ओके, तो ये कितना बचा 8/6S/D, ये आया CAB। ओके, और नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा CAB प्लस C, जो ये CC है ना, तो नेट कैपेसिटेंस आएगा C नेट, ये आएगा CAB प्लस CC, या फिर 8/6S/D प्लस S/D, S/D था CC। ओके, तो यहाँ से C नेट कितना आया, ये आएगा 14/6S/D। ओके, और C नेट की वैल्यू हमें दी हुई है, नेट कैपेसिटेंस इस पे अभी कितना है C2। ठीक है, तो C2 इज इक्वल्स टू 14/6S/D। ओके, देखो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पर ना एप्सिलॉन 1 की जगह सीधा एप्सिलॉन 1 लिख दिया, लेकिन हमें रिलेटिव परमिटिविटीज दी हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल में E1 कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना रिलेटिव परमिटिविटीज़। तो रिलेटिव का मतलब होता है, देखो रिलेटिव ई आर होता है ई मटेरियल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मटेरियल का कितना होगा फिर, ई मटेरियल होगा ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ई आर की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है 2 और 4। तो मटेरियल की परमिटिविटी कितनी होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट और 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सबके अंदर आप ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट लगा दो हर जगह एस के साथ। ओके, तो C2 आया इतना और C1 कितना आया था, C1 था एस एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो C1 बाय C2 निकालना था ना, तो C1 बाय C2 कितना आया, एस एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू 14 एस एप्सिलॉन नॉट बाय डी। डी से डी कैंसिल, एस एप्सिलॉन नॉट से एस एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ओके, डिवाइड बाय 6। तो ये कितना हुआ 7, ये 3। तो C1 बाय C2 कितना आया 3/7। ओके, ठीक है, C1 बाय C2 है 3/7। तो देखते कौन सा ऑप्शन सही है। एक्चुअली यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है। C1 बाय C2 आ रहा है हमारा 3/7। C1 बाय C2 आ रहा है 3/7, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में 3/7 नहीं है। ओ, गलती क्या है, मैंने फिर से टाइपिंग में गलती कर दी। यहाँ C1 बाय C2 नहीं निकालना, हमें निकालना था C2 बाय C1 कितना होगा। तो C2 बाय C1 कितना होगा इसका उल्टा, मतलब 7/3। ओके, तो सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। आंसर है डी, हमें निकालना है C2 बाय C1। ओके, तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कहीं भी अगर ना किसी भी पोर्शन में डायरेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो आप उनको सेपरेट कैपेसिटर्स लेके सॉल्व करो, ठीक है, फिर काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ओके, सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ अपना डाउट लिखें कमेंट्स में और मुझे बताएं ताकि मैं उस पर आंसर कर सकूं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शेयरिंग का मतलब प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और रिवोडू को फेसबुक भी फॉलो करो। थैंक यू।